हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 5। ये है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। तो बेसिकली ये चैप्टर बेस्ड है सर्कल्स के ऊपर। सर्कल्स, इट्स प्रॉपर्टीज और इसमें कौन कौन सी थ्योरम्स यूज होती हैं, उन थ्योरम्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं, सो विल डू इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज बेसिकली अ कर्व्ड पाथ। ये कर्व्ड पाथ है, पूरा ऐसे कर्व बनी हुई है विच इज क्लोज्ड। और ये जो कर्व है, ये जो बाउंड्री है, इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। और ये सरकमफ्रेंस बनती कैसे है? जब हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे, उस फिक्स्ड पॉइंट से इस कर्व्ड पाथ का डिस्टेंस सेम है सब जगह से, हर तरफ से। जब इस कर्व्ड पाथ का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहेगा तो सर्कल बने। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है हमने लिया है, दिस इज कॉल्ड सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस हमने लिया है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक। अब हमारे पास दिस इज द सर्कल। ठीक है। सर्कल में अगर हम देखें, लेट मी शो यू दिस। दिस इज द ओवल शेप। एक मिनट। सर्कल में जो दिस वन, सेंटर, रेडियस, ये हो गया रेडियस। रेडियस का डबल क्या होता है? इधर भी रेडियस। अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर क्या हो गया हमारा? 2r। उसके बाद अगला एलिमेंट है सर्कल का। ये देखो, सर्कल एक ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इसे बोलते हैं कॉर्ड। दिस इज कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ये सर्कल का सेंटर है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारे पास सर्कल में जो होगी, वो होगी डायमीटर। क्योंकि ये देखो, ये जो लाइन है, ये सेंटर में से पास हो रही है। ठीक है। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? अ लाइन हुज एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। तो डेफिनेटली जो डायामीटर है हमारा, उसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है। बट एक एडिशनल कंडीशन क्या है? वो सेंटर से पास हो रहा है। सो दिस इज डायामीटर। एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो हमारी है, दैट इज डायामीटर। So one question for MCQ. D is 2r, again a question for MCQ. Or we can say that r is d upon 2। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाया करते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट एलिमेंट है आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस का छोटा सा पीस। सरकमफ्रेंस का छोटा सा पीस जो हर जगह से कर्व रहेगा, दैट इज कॉल्ड आर्क। ARC। अब आर्क होती है हमारे पास माइनर आर्क, मेजर आर्क। अगर मैं बात करूं AB, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूं C। ACB इज माइनर आर्क। एंड और एक पॉइंट लेंगे D। मेजर आर्क कौन सी है अब हमारे पास? ये वाली, यहां से लेके यहां तक, दिस इज मेजर आर्क। ठीक है। तो मेजर आर्क का नाम हो गया ADB। ठीक। सो माइनर आर्क इज ACB एंड मेजर आर्क इज ADB। तो सर्कल में एक माइनर आर्क होगी, एक मेजर आर्क होगी। ठीक। इज इट क्लियर टिल हियर? ओके। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है, दैट इज, अगेन आई विल ड्रॉ सर्कल। सर्कल में, सर्कल उतना अच्छा नहीं बना है। ये देखो, दो रेडियस ड्रॉ किए और एक आर्क। रेडियस, रेडियस, आर्क। ये बनाएगा हमारे पास सेक्टर। ठीक। अगेन फिर से, सेक्टर हमारे पास दो तरह के होंगे। एक होगा माइनर सेक्टर, दिस इज माइनर सेक्टर। और ये जो होगा हमारे पास, दिस इज मेजर सेक्टर। अब एक जो एलिमेंट रह गया है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। ये रहा सर्कल। सेगमेंट होती है बेटा कॉर्ड और आर्क के बीच की जगह। दिस इज सेगमेंट। अगेन
minor segment and major segment. This is minor segment and this is major segment. So these were the elements of circle. ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.1 मैं आपको बाद में अपलोड करके दूंगी बिकॉज उसमें कंस्ट्रक्शंस करनी है हमें इन सर्कल सर्कम सर्कल की। सो आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.2। बट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से भी पहले हमें करनी है कुछ थ्योरम्स। ये जो थ्योरम्स हैं ये सारी हमें आगे एक्सरसाइजेस में यूज होने वाली हैं। सो फर्स्ट सबसे पहले हमारी जो थ्योरम है, आई विल टेक आउट द एनसीईआरटी बुक। हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए थ्योरम्स करेंगे। पहली हमारी जो थ्योरम है, इट सेज दैट देयर इज अ यूनिक सर्कल passing through three non-collinear points. There is a unique circle passing through three non-collinear points. ठीक है। अब बेटे नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? नॉन कोलिनियर का मतलब होता है, नॉन मतलब नहीं है, कोलिनियर मतलब इकट्ठे, लीनियर मतलब लाइन पे। जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर नहीं है वो कैसे होंगे फिर? ये अगर मैं इनको ड्रॉ करूं, ज्वाइन करूं तो लाइन पे आ गए। अगर एक भी पॉइंट उठ के लाइन से बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बन जाएगा हमारे पास? ट्राइंगल। या हम क्या बना सकते हैं इससे? सर्कल। ये वाला सेंटर वाला पॉइंट ऊपर चला गया, अब ये दो पॉइंट्स यहीं पे हैं, ये पॉइंट ऊपर चला गया और लेफ्ट और सेंटर वाला पॉइंट यही है, राइट वाला ऊपर चला गया। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? सर्कल। ये देखो, ये सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। So there is a unique circle passing through non-collinear points. Yes. If there is a circle that passes through non-collinear points A, B, C, the circle must have a center. Let us call the center O. अगर हम ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से हम एक सर्कल ड्रॉ करता हुआ बनाएंगे, ये देखो, तो उसका एक फिक्स सेंटर भी होगा। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ये देखो, दिस इज अ पॉइंट, इसमें से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसका एक सेंटर भी होगा। वो सेंटर क्या करेगा? ये सब जगह से रेडियस क्या होगा? अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं ए बी सी, तो ये सेंटर हो गया ओ। ओ ए, ओ सी, ओ बी, ये सारे क्या होंगे? ओ ए, ओ सी, ओ बी। ओ सेंटर है, नॉन कोलिनियर पॉइंट में से एक सर्कल पास हुआ। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तीनों रेडियस हो गए। बट एबीसी आर नॉन कोलिनियर, मतलब एक लाइन के ऊपर नहीं है। सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड ए सी विल इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट। ये देखो, इसमें बेटा जो मैंने आपको बताया है दैट ओ ए, ओ सी, ओ बी, दे आर रेडियस। एंड रेडियस डेफिनेटली एक सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। लेकिन इसको भी प्रूव करने के लिए इस पर्टिकुलर थ्योरम में हम पहले ये देखेंगे कि इस पूरे सर्कल का सेंटर है कहाँ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए देर इज अ कॉन्सेप्ट दैट कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है, सर्कल आप किसी भी ऑब्जेक्ट से ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ विद द बैंगल और द कैप ऑफ द बॉटल। अब मुझे अगर इस सर्कल का सेंटर ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी? मैं दो पॉइंट्स लूंगी, ए बी, एक और पॉइंट ले लेते हैं सी। ठीक है, ए बी सी। अब आप क्या करोगे? आप ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है that you will draw the half of this line AB that I'll show you while construction. वो होगा कैसे? that I'll show you। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ that this is the perpendicular bisector। ये हो गया आपका perpendicular bisector। definitely I'll show you।
इन द क्लास। फिर ए सी को ज्वाइन करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। दिस ऑल प्रोसेस विल बी विद द कंपास। ठीक, जब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली जहां ये पॉइंट मिलेगा दिस विल बी द, अच्छा जब दो लाइंस मीट करती हैं तो वो एक ही पॉइंट पे मिल सकती हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं मिलती है, बिकॉज दे आर स्ट्रेट लाइंस। जिस पॉइंट पे ये मिली हैं दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस सेंटर से अगर मैं सर्कल बनाना चाहूं, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बेसिकली हम अपने ही कॉन्सेप्ट को प्रूव कर रहे हैं दैट अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने सर्कल पहले ड्रॉ किया किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, फिर हमने वहां पे सेंटर ढूंढा। हाउ वी हैव लोकेटेड द सेंटर? बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू कॉर्ड्स। अब कॉन्सेप्ट है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, मतलब ये जो दो लाइंस हैं, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर इस सेंटर में से मैं अब कंपास यूज करूं, मैं ओ ए या ओ बी या ओ सी कंपास से मेजर करके मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो डेफिनेटली यही सर्कल बनेगा। तो we can draw only one circle through these non-collinear points। क्यों? क्योंकि हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का एक यूनिक पॉइंट आया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसे हमने बोला है सेंटर। ठीक, सो द होल थ्योरी इज रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक। आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन। चलो, अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 2। दिस थ्योरम नंबर 1 बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 5.1। मैं थ्योरम स्टार्ट करवा रही हूँ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.2। सो थ्योरम 2 है हमारी, यहाँ पे हमें यूज करना है कॉन्ग्रुएंस। तो बेटा ये थ्योरम्स करने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कॉन्ग्रुएंस का। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस इज बेसिकली दी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम शेप एंड साइज। ठीक, अब सेम शेप एंड साइज का मतलब क्या हुआ? लाइक इफ यू सी, इफ यू फोल्ड योर हैंड्स लाइक इन दिस पोजिशन, सो हमारे दोनों हाथ जो हैं दे आर ऑफ सेम शेप एंड साइज। मतलब हमारी ईच फिंगर, ऑल फिंगर्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज। थम से ओवरलैप कर रहा है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर सब आपस में ओवरलैप करते हैं। तो दोनों हाथ जो हैं वो सेम शेप एंड साइज के हैं। ऐसे ही अगर हम नेचर में और चीजें देखें ऑफ सेम शेप एंड साइज, हम अपने मैथ्स में ही देखें, when two circles are of same shape and size, दो सर्कल सेम शेप एंड साइज के तब होंगे जब उनका क्या सेम होगा? एलिमेंट रेडियस सेम होगा। रेडियस, रेडियस। दो सर्कल हैं जिनका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, डेफिनेटली वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम शेप एंड साइज। एक सर्कल 4 सेंटीमीटर का, एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का, कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक, फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब उनकी लेंथ सेम होगी। टू लाइन सेगमेंट्स, वन ऑफ 3 सेंटीमीटर, अदर ऑफ 4 सेंटीमीटर, उसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। दोनों लाइंस की लेंथ जब सेम होगी हम बोलेंगे यस, लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, विल कम बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस व्हिच इज स्पेसिफिकली फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं व्हिच इज एसएसएस, then we have SAS, ASA, AAS and RHS। ये हमारे एलिमेंट्स हैं, इनके बेसिस पे हम ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंस अगेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम शेप एंड साइज, मतलब दो ट्रायंगल्स, दो, उनको ढूंढना कैसे है कि वो सेम साइज के हैं। उन उसको चेक करने के लिए एक ट्रायंगल में बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 एलिमेंट्स कौन कौन से? उसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स। जब आपको दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है कि ये सेम साइज के हैं, तो आपको तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। आई हैव रिटन फ्यू क्राइटेरियाज, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर वहां अप्लाई हो रहा है हम कहेंगे यस, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो पहला हमारा क्राइटेरिया है एस एस एस। लाइक दो ट्रायंगल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए, ये, और मैथ्स में बेटा हर बार जब आप ये कॉन्ग्रुएंस चैप्टर करोगे तो ट्रायंगल्स की लेंथ सेंटीमीटर में नहीं लिखी जाती है, दे विल जस्ट मार्क कौन सी साइड कौन से दूसरे ट्रायंगल की कौन सी साइड के इक्वल है। I have two triangles A, B, C, and this is P, Q, R. So this side is equal to this, single mark, double mark, and
ट्रिपल मार्क, ट्रिपल मार्क। ठीक, तो यहां से हमें पता चला कि साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। It is very, very important to check the order of triangles because a very common example again, जब आप नमस्ते की पोजीशन में हाथ इस तरह से रखोगे, अगर आप ऐसे रखोगे, ठीक है, ये इस पोजीशन में रखोगे, डेफिनेटली आपके हाथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि थंब और फिंगर्स आपस में ओवरलैप नहीं कर रही हैं। सो यही कंडीशन जब आप ट्राइंगल्स पे अप्लाई करोगे तो आपने देखना है ट्राइंगल की कौन सी साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के इक्वल है। तो थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि ये ट्राइंगल अगर हम उठा के दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे तो कौन सी साइड जो है इक्वल आपस के ऊपर में मर्ज होनी चाहिए। तो अगर आप इमेजिन करो ए बी सी के ऊपर पी क्यू आर रखोगे तो ए बी के ऊपर कौन सी साइड आएगी, पी क्यू, बी सी के ऊपर आएगी क्यू आर, और ए सी के ऊपर आएगी पी आर। ठीक, तो अब हम बोल सकते हैं दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जैसा कि मैंने बताया 6 एलिमेंट्स हैं, मैंने सिर्फ 3 ही एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यूज किए हैं, एस एस एस। दोनों ट्राइंगल्स के 3 3 एलिमेंट बच गए। वो 3 एलिमेंट कौन से हैं, 3 एंगल्स। नाउ इट सेज दैट कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो वो 3 एंगल्स ऑटोमेटिकली, आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट वो इक्वल होंगे, जिसे हम बोलते हैं CPCT। दैट मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक, अब अगेन एज ऑर्डर मैटर्स, अगर आप ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल कर रहे हो तो दैट मींस एंगल ए विल बी इक्वल टू पी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, angle B double marking will be equal to angle Q, and angle C will be equal to angle R। मार्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ना तो हम साइड्स का मेजर लिख रहे हैं ना हम एंगल्स का मेजर लिख रहे हैं। ठीक, तो ये हमने फर्स्ट क्राइटेरिया यूज किया। अब हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है एस। अब एस कैसे चेक करेंगे, अगेन अगर हमें दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, these two triangles are given, मार्किंग ट्राइंगल्स में है, मार्किंग नहीं होगी तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम ढूंढेंगे कौन सी साइड्स, दैट मींस कौन से एलिमेंट्स, कौन से एंगल इक्वल हैं और कौन सा परफेक्ट क्राइटेरिया यहाँ लग सकता है। जैसे कई बार हम घर पे कोई ऐसा काम करते हैं, अगर आपने देखा होगा प्लम्बर को या मैकेनिक को कोई ऐसा काम करते देखा होगा, तो नट जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो नट एंड बोल्ट अकॉर्डिंग टू दी जो काम किया जा रहा है उसी के साइज के यूज किए जाते हैं। कार ठीक हो रही होगी तो जो भी उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो उसको ठीक करने के लिए, तो दैट आर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द व्हीकल। या प्लम्बिंग का काम हो रहा है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द टैप, और जो भी ठीक किया जा रहा है तो वो जो भी स्पेशलाइज्ड है उसमें जिसका वो काम है, दे विल सी कि कौन से आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस यू अप्लाई करते हुए यू हैव टू चेक कि कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो रहा है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं एस की बात करूं, ए बी सी D, E, F. Now it is given these two sides are equal to the corresponding sides of other triangle and angle B is equal to angle E। क्योंकि ऑर्डर ऐसा नहीं है कि गलती से लिख दिया एस, इस ऑर्डर को बहुत ज्यादा ध्यान से आपने ट्राइंगल में ढूंढना है। एस मतलब एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स। अगर आप ए बी इक्वल टू डी और बी सी इक्वल टू ई एफ दिया गया है तो एंगल बी ई के ही इक्वल होना चाहिए। यू कैन नॉट राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ए और डी इक्वल साइड्स के बीच में नहीं आ रहे, ये हम नहीं ले सकते। इफ आई वॉन्ट टू टेक एंगल ए एंड डी देन दैट इन केस हमारे पास ए सी इक्वल टू डी एफ होना चाहिए। सो आई रिपीट, एस से एस के लिए जो भी दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल हैं उनके बीच वाला एंगल सी। ये दो साइड्स हैं तो एंगल बीच वाला होना चाहिए। यू कैन नॉट टेक द एंगल दिस वन, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो यू कैन नॉट टेक दिस एंगल एंड दिस एंगल। जो दो साइड्स इक्वल हैं उन्हीं के बीच का एंगल लेना है। तो अब हमारे पास सीपीसीटी से क्या आएगा, यहाँ ट्राइंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF हो गया बाय SAS क्राइटेरिया। CPCT से हमें क्या मिलेगा? CPCT से बाकी की दो साइड्स चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला चेक कर चुके हैं हम कि SAS यहाँ पे क्राइटेरिया यूज हो रहा है। तो CPCT से मिलेगा AC इक्वल टू DF and angle A is equal to angle D and angle C is equal to angle F। ठीक है, ये एक ऑर्डर में नहीं होते, क्राइटेरिया ऑर्डर में होता है, CPCT के एलिमेंट्स ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट ASA। एज द नेम सेज, एंगल साइड इंक्लूडेड बिटवीन द टू एंगल्स। ठीक, तो ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ABCDEF। नो एनी टू एंगल्स, तो वो तो मैं रेंडम आपको साइड्स या एंगल्स चूज कर रही हूँ हर बार एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, तो इंक्लूडेड साइड कौन सी होनी चाहिए? जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट। एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स के बीच की साइड, तो इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड कौन है? AC। अगर ऐसी कंडीशन किसी क्वेश्चन में मिलती है तभी आप लिख सकते हो कि ASA क्राइटेरिया यहाँ यूज हो रहा है। ठीक, सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by the criteria ASA। ठीक, अब कौन से एलिमेंट CPCT से इक्वल होंगे? CPCT से इक्वल होंगे AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, दो साइड्स हो गई, और एक एंगल विच इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ABC ऑर्डर लिख रहे हो, DEF ऑर्डर लिख रहे हो, तो AB इज इक्वल टू DE ही लिखोगे। यू कैन नॉट राइट AB इज इक्वल टू ED। जो ऑर्डर एक बार सेट हो गया उसी ऑर्डर में साइड्स की इक्वालिटी लिखेंगे। अब आ जाएगा AAS। AAS क्राइटेरिया एज द नेम सेज, टू एंगल्स एंड साइड कोई भी बाहर की हो सकती है, इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है। तो ABCDEF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अगर तो AB इक्वल टू DE होगा फिर तो ASA हो गया, बट मुझे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है उन्होंने कि इंक्लूडेड साइड इक्वल है, उन्होंने हमें बाहर वाली साइड दे दी ये इक्वल। ठीक है, फाइन। तो हमारा AAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय AAS क्राइटेरिया। CPCT से क्या मिला? जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए, क्या बचे हैं? BC इक्वल टू EF एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और कुछ बचा? यस, विच इज AB इक्वल टू DE। AB इक्वल टू DE, ये इक्वल हो गए बाय CPCT। ठीक, तो अब जो लास्ट हमारे पास बचा है, दैट क्राइटेरिया इज RHS। RHS एज द नेम सेज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर लगता है। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो ABCDEF, ये अलग से पहचान आ जाता है। क्राइटेरिया राइट एंगल्स पे ही लगता है, दूसरे ट्राइंगल्स पे नहीं लगता है। तो राइट एंगल कौन सा इक्वल है? तो ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, और मुझे दिया हो नाउ H इज हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड। साइड का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, मतलब एज सच कोई वो नहीं है कि आपको, देखो हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अब साइड्स कौन सी बची? ABDE के इक्वल हो सकती है, BCEF के इक्वल हो सकती है। सो देयर इज नो फिक्स रूल कि आपको कौन सी साइड लेनी है। तो इफ आई टेक BC इक्वल टू EF, तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं DEF बाय द क्राइटेरिया RHS। राइट एंगल भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, और कोई एक साइड भी इक्वल है। अब CPCT से कौन से एलिमेंट्स लिखोगे? मैं फिर लास्ट क्राइटेरिया में एक बार रिपीट करती हूँ बेटा। CPCT का मतलब है, मैंने अपने 5-6 क्राइटेरियाज में से चेक किया कौन सा क्राइटेरिया ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए यूज किया जा रहा है। बाकी के एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, दे आर बाय डिफॉल्ट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेलर के पास जाते हो, आप अपने मेजर का कोई ड्रेस सिलवाते हो, जब टेलर को एक बार समझ में आ गया दैट दिस इज योर फिटिंग, राइट, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा?
बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ओके दैट पर्टिकुलर डिजाइनर और जो भी उस पर्टिकुलर काम को करता है, बाय डिफॉल्ट वो फिटिंग सेम होगी। ठीक है, सो हेयर यहाँ पे सीपीसीटी में एलिमेंट्स क्या यूज करेंगे, ए बी इक्वल टू डीई, देन और एलिमेंट कौन सा हो गया, ए इज इक्वल टू डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एन। दीज आर इक्वल बाय सीपीसीटी रूल। ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल दी थी अभी आउटफिट वाली, इट्स अ जनरल एग्जांपल जस्ट टू रिलेट विद द क्राइटेरियाज कि सीपीसीटी मतलब बाकी के एलिमेंट्स जो हैं ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक रूल लगाया है, इधर एसएसएस और एसएएस और एएसए और एएएस और आरएचएस। अब हमारे पास एक क्राइटेरिया बचता है ए, ये कॉन्ग्रुएंस में यूज नहीं होता। रीजन, ए का मतलब है एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीन एंगल्स के इक्वल। अब आपके सामने मैंने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं, मार्किंग से समझ में आ रहा होगा, एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के इक्वल है, तो डेफिनेटली कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल आता है। सो ए की कंडीशन के हिसाब से अगर ईच एंगल 60 डिग्री है, ईच एंगल 60 डिग्री है, बट यू कैन सी दैट द साइज ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर नॉट सेम। साइज का मतलब साइड्स की लेंथ सेम नहीं है। सो कॉन्ग्रुएंस का बेसिक रूल यही है, टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज, सेम सेम शेप एंड साइज। तो यहाँ क्या है, शेप तो डेफिनेटली सेम दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल हैं, साइज सेम नहीं है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसलिए हम ए क्राइटेरिया यहाँ पे यूज नहीं करते। ओके, अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 2। बेटा जो थ्योरम्स हैं वो एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगी, उसकी डायग्राम, उसका गिवन टू प्रूव, ऑब्वियसली प्रूफ आपने खुद लिखना है। जैसे थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो क्वेश्चन इज हमें कैसे पता चलेगा क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। सो गिवन है हमारे पास, इट इज, सबसे पहले डेफिनेटली गिवन है कि एक सर्कल है, क्योंकि हम सर्कल की थ्योरम्स कर रहे हैं, सर्कल का शेप उतना अच्छा नहीं आया है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक, अब क्वेश्चन है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है उसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं, इक्वल है मतलब उनकी लेंथ इक्वल है, ए बी सी डी, ये दो कॉर्ड्स हैं, इनकी लेंथ सेम है। सबटेंड्स, सबटेंड का मतलब होता है फॉर्म करना। ठीक है, सबटेंड जैसे ये मेरी दो फिंगर्स हैं, ये कहाँ एंगल फॉर्मेशन कर रही हैं, यहाँ पे। अगर ये बेस मिला, ठीक है, अगर ये बेस नहीं होता, ये फिंगर्स को ये बेस नहीं मिलता तो एंगल बनता नहीं। अब यहाँ पे अगर ए बी है, ए को ओ से, बी को ओ से ज्वाइन किया तो ए बी की वजह से एंगल बना यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं ओ को सी से, ओ को डी से मिलाऊंगी तो एंगल बनेगा यहाँ पे। तो सबटेंड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। दोनों ट्राइंगल्स में ए बी की वजह से एंगल बन रहा है ए ओ बी, और सी डी की वजह से एंगल बन रहा है सी ओ डी। ये है सबटेंड। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये दोनों एंगल सेंटर पे बन रहे हैं। तो गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक, इक्वल कॉर्ड्स मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, और टू प्रूव क्या करना है हमें यहाँ पे, दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल, मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक, अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ के लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, एलिमेंट्स ढूंढेंगे कौन कौन से इक्वल हैं। सो यहाँ पे आप देखो ए ओ, मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर रखा है, ए ओ बी, मैंने लेफ्ट से ट्राइंगल का नाम शुरू किया, सेंटर पे गई और राइट से टर्न ले लिया। तो सीओडी में भी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, सेंटर पे जाएंगे, राइट पे जाके बंद कर। तो यहाँ पे देखो ए ओ, ऑर्डर लेके चलेंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ ए ओ बी सी ओ डी, इसको नेम करते हैं 1 2 3 1 2 3। तो ए ओ इक्वल टू सी ओ, ए ओ इक्वल टू सी ओ, ओ बी 2 3 इक्वल टू 2 3 ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। कि एक ट्राइंगल अगर आप उठा के दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखोगे, कौन सी साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल क्यों है, रेडियाई,
प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। देन है ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि गिवन है। So triangle ABC, sorry, AOB, this is congruent to triangle COD by SSS rule. तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD मिला। जब एक रूल अप्लाई हो गया तो बाकी के एलिमेंट्स किससे इक्वल होते हैं? बाय CPCT। Hence we have proved the theorem। ठीक। Okay, now next theorem says chords of circle that subtends equal angle। मतलब ऑलरेडी आपको एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें दो कॉर्ड्स दी हुई हैं, तो दे विल मेक एन एंगल एट द सेंटर। तो ये हो गई कॉर्ड आपकी ए बी, ये हो गई कॉर्ड आपकी सी डी, दोनों ने सेंटर पे एंगल बनाया। तो कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल, तो यहां से लेके, लेट मी हाईलाइट, यहां से लेके यहां तक तो आपका पार्ट हो गया गिवन। सो गिवन है आपके पास अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। एंगल्स इक्वल है तो एंगल की मार्किंग कर देते हैं। एट द सेंटर आर इक्वल। अब कौन इक्वल प्रूव करना है? कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड, सॉरी आप यहां से नहीं, ये कॉर्ड्स की वजह से एंगल बन रहे हैं, एंगल इक्वल है। यू हैव टू प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। तो टू प्रूव क्या करना है यहाँ पे? टू प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। देखो ये पिछली वाली थ्योरम का रिवर्स हो गया। पिछले में क्या था? कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनेंगे। इस थ्योरम में बोल रहे हैं सेंटर पे एंगल इक्वल बन रहे हैं, जिन कॉर्ड्स की वजह से वो एंगल बन रहे हैं वो कॉर्ड्स इक्वल है। ठीक। तो अब हम करेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एलिमेंट्स ढूंढते हैं बेटा, कौन कौन से इक्वल हैं। यहां पे फिर से AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO यहां से, एंड OB इज इक्वल टू OD, दोनों क्या है? रेडियाई। देन अब कॉर्ड इक्वल नहीं है, क्या इक्वल है? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। अब आप ध्यान से देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। देखो कौन से क्राइटेरिया से मैच हो रहा है ये? दो साइड्स इक्वल हैं, उनके बीच का एंगल इक्वल है। जब बीच का एंगल इक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं? कौन सा क्राइटेरिया बनेगा? ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD by SAS rule। अब एक रूल अप्लाई हो गया, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाकी के एलिमेंट्स कैसे इक्वल होंगे? बाय CPCT। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, क्या चाहिए? ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी बाय CPCT, ये भी इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट triangle formed by a chord at the center of the circle is isosceles। triangle formed at the, ये वाला, triangle formed by the chord, chord ने एंगल ट्राइंगल कौन सा बनाया? तो गिवन है इन अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक। कॉर्ड कौन है? ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड। इस कॉर्ड ने जो सेंटर से मिलके जो ट्राइंगल बनाया है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब OA इक्वल टू OB। इट्स सिंपल। क्या लिखोगे आप? OA इक्वल टू OB, ये क्या है? रेडियाई। So therefore triangle AOB is an isosceles triangle। That's it। वो रेडियस है, इक्वल होंगे तो hence it is isosceles। isosceles की कंडीशन क्या होती है? टू साइड्स शुड बी।
ए बी का हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, रेडियाई से इक्वल है या नहीं, वो इक्वल होता तो इक्विलेटरल बन जाता। अभी सिर्फ दो साइड्स इक्वल है तो क्या बना वो, आइसोसेल्स। ठीक। नाउ इट इज गिवन शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट, मैं स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ, शो दैट इफ टू सच isosceles triangles have equal base length, equal base length, they are congruent to each other। आपने अभी किया देखो, they are congruent to each other। कैसे करोगे, फिर से सर्कल, उसमें उन्होंने बोला क्या है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, ठीक है, बना देते हैं, सेंटर से ज्वाइन करते हुए सेंटर मार्क किया ओ, और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, उन्होंने बोला आइसोसेलेस। ओके, सो गिवन है a circle with center O, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ओ ए, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इक्वल टू ओ डी गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है दैट जिन कॉर्ड्स की वजह से ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं वो बेस लेंथ इक्वल है। अच्छा, ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी इक्वल है। टू प्रूव करना है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। तो बेटा यू कैन वेरी इजीली सी दी एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं। जब भी आप प्रूफ स्टार्ट करो हमेशा लिखो कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, वो आइसोसेलेस भी है, एट द सेम टाइम ये जो साइड्स हैं ये रेडियस भी है, रेडियाई भी बना रहे हैं। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, सॉरी सिंगल लाइन, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों क्या है, रेडियाई। ए बी इक्वल टू सी डी आपको गिवन है। ठीक, तो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय, आपने तीन एलिमेंट यूज किए, एस 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 रूल से। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी, सीपीसीटी से देखो तो बाकी के तीन एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। अभी तक मैंने आपको थ्योरम्स और एक्सरसाइज 5.2 एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्लास में विल डू मोर थ्योरम्स एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड एट लास्ट आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज 5.1 जिसमें कंस्ट्रक्शन की गई है। आई डू द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन एंड देन विल अपलोड। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।